एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान में अध्याय 2 का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका जीव जगत का वर्गीकरण होता है, जिसमें हमने प्रोटिस्टा और मोनेरा जगत के बारे में अध्ययन किया। आज हम कवक जगत का अध्ययन करेंगे। कवक को अंग्रेजी में फंजाई कहा जाता है। उसकी कौन कौन सी विशेषता होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कवक कहाँ पर पाया जाता है, तो हमने नम रोटी जो ब्रेड होती है उस पर अचार के अंदर और विभिन्न प्रकार के जो अगर फल कभी सड़ जाते हैं तो उनके अंदर हमने फंजाई को देखा है। हम जो मशरूम खाते हैं, मशरूम का जो उपयोग किया जाता है उसके वह भी एक प्रकार का कवक होता है। कवक परपोषी जीव होता है। परपोषी जीव का मतलब होता है कि कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, उसको भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो वो परपोषी जीव होता है। इनकी आकारिकी और वास स्थानों में बहुत ही भिन्नता होती है। इसका अर्थ यह है कि कवक जो होता है वो अलग अलग स्थानों पर उपस्थित हो सकता है। आपने नम रोटी और सड़े हुए फल में कवक को देखा है। सामान्य छत्रक, मशरूम, कुकुरमुत्ता, टॉड स्टूल भी फंजाई है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कई बार हमने सरसों की पत्तियों पर भी सफ़ेद धब्बे देखे हैं, वह भी फंजाई की वजह से ही उपस्थित होते हैं। सभी फंजाई जो होते हैं वो बहुकोशिक संरचना के अंदर होते हैं, लेकिन हमारे पास में एक ऐसा भी फंजाई है जो कि जिसके अंदर सिर्फ एक कोशिका होती है। एक कोशिका फंजाई का उदाहरण जो होता है वह यीस्ट होता है। अगर हमें पूछा जाए कि एक कोशिक फंजाई का उदाहरण बताइए तो वह यीस्ट होगा। यीस्ट का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो यीस्ट का उपयोग रोटी और बियर को बनाने में किया जाता है। अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे कि पेनिसिलियम से प्रतिजैविक का निर्माण होता है। गेहूं का कीट रोग, गेहूं के अंदर उसकी पत्तियां जो होती है वो खराब हो जाती है, उसके जो गेहूं के दाने होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। यह रोग जो होता है वह पक्सीनिया नामक फंजाई के कारण, पक्सीनिया नामक कवक के कारण उत्पन्न होता है। कवक सिर्फ रोग ही उत्पन्न नहीं करता है, मानव के लिए भी उपयोगी होता है। सर्वप्रथम जो खोजी गई मेडिसिन थी, एंटीबायोटिक थी, प्रतिजैविक औषधि थी, वह पेनिसिलिन नामक कवक के द्वारा ही खोजी गई है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी है। फंजाई विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी का मतलब होता है कि प्रत्येक जगह पर उपस्थित होती है, चाहे हम हवा, जल, मिट्टी, जंतु, पौधों कहीं की बात करें, यह सभी जगह पाई जाएगी। ये गर्म और नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं, इसलिए हम इसको रखते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के हमने कवक के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे कि फंजाई की संरचना किस प्रकार से होती है। फंजाई तंतुमय संरचना होती है, लेकिन यीस्ट जो एक कोशिक है इसका अपवादी, और ये हमें ध्यान रखना है। ये लंबी पतली धागे की तरह संरचनाएं होती हैं जो कवक तंतु कहलाता है। कवक तंतु के जाल को कवक जाल या माइसीलियम कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि फंजाई की संरचना जो होती है वो इस तरह के धागेनुमा संरचना इसके अंदर उपस्थित होते हैं। जब ये सभी धागे एक साथ में जुड़ करके संरचना बनाते हैं तो वह कवक जाल या माइसीलियम कहलाता है। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं, जिसमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिसे सकोशिक कहते हैं। यदि इस कवक जाल के अंदर प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है और कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, तो ये जो संरचना बनती है वह सकोशिक अवस्था कहलाती है। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि फंजाई की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, तो उसके अंदर उसका कवक जाल बनता है और उस कवक जाल को माइसीलियम भी कहा जाता है। इसके पश्चात फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो ये फंजाई की कोशिका की संरचना हो जाती है कि फंजाई की संरचना किस प्रकार से होती है। इसके पश्चात हम फंजाई के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषण की बात करते हैं। तो फंजाई परपोषित होता है। परपोषित से आशय होता है कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाना, भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहना। तो ये इसका प्रकार होता, भोजन का तरीका होता है कि परपोषी होता है ये। इसके पश्चात फंजाई, कुछ फंजाई जो होते हैं वो मृतजीवी होते हैं, कुछ फंजाई परजीवी होते हैं, कुछ फंजाई सहजीवी रूप में पाए जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे।
तो हम इनकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि मृतजीवी क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं, सहजीवी क्या होते हैं। मृतजीवी से आशय होता है कि ऐसे फंजाई जो अपने भोजन के लिए मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं, मृत जीवों से अपना मृत जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वह मृतजीवी फंजाई कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के परजीवी प्रकार के होते हैं वे फंजाई जो अपना भोजन सजीव पौधों और जंतुओं से प्राप्त करते हैं, तो वो परजीवी कहलाते हैं। वो बाहरी भी हो सकता है और आंतरिक परजीवी भी हो सकता है। उसके पश्चात यहाँ पर ये लाइकेन बताया गया है और दूसरा कवक मूल बताया गया है। लाइकेन क्या होता है? जब शैवाल और कवक दोनों एक साथ सहजीवी रूप से उपस्थित होते हैं तो जो संरचना बनती है, जो निर्माण होता है, उसे हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों का एक साथ रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोनों में से एक के भी अनुपस्थित रहने पर लाइकेन का निर्माण नहीं होगा। लाइकेन में उपस्थित जो शैवाल होता है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है और इसके साथ में जो कवक उपस्थित होता है वह उसे रहने के लिए आश्रय प्रदान करता है। तो इस तरह से शैवाल और कवक दोनों का जब एक साथ रहना बहुत ही ज़रूरी होता है तब वह लाइकेन का निर्माण करता है। इसी प्रकार से इस संबंध को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। दोनों का साथ में रह करके जीवन यापन करना सहजीवी संबंध कहलाता है। इसके साथ में अगला जो होता है वो हमारा कवक मूल होता है। कवक मूल से क्या आशय होता है? कवक मूल, यदि कवक उच्च वर्ग के जो पादप होते हैं, जो बड़े बड़े उच्च वर्ग के पौधे होते हैं, उनकी जड़ों के साथ में जब कवक संबंध बनाकर रहता है तो वह कवक मूल का निर्माण करता है। ये छोटी क्लासों के अंदर भी आया हुआ है कि कवक मूल क्या होता है। तो जब कवक उच्च पौधों की जड़ों के साथ में सहजीवी संबंध बना करके रह रहा है तो उसे हम कवक मूल कहेंगे। तो इस प्रकार से ये कवक की विशेषता हुई। इसके बाद में हम जनन पढ़ेंगे कवक के अंदर कि कवक में जनन किस प्रकार से होता है। तो कवक में जनन कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन 3 प्रकार से उपस्थित होता है। फंजाई में कवक में कायिक जनन किस प्रकार से होता है? तो खंडन, विखंडन और मुकुलन विधि द्वारा होता है। खंडन विधि का मतलब होता है कि यदि एक जो कवक जाल उपस्थित होता है वह छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित हो जाएगा और प्रत्येक टुकड़ा जो होता है वो नए माइसीलियम को, नए कवक जाल को बना देगा। प्रत्येक टुकड़े से नए कवक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का जो विधि होती है वह खंडन विधि कहलाती है। मुकुलन विधि में क्या होता है? मुकुलन विधि के अंदर इस प्रकार से ये जो कवक जाल उपस्थित होता है, हाइफा उपस्थित होता है, उसके ऊपर अगर एक कलिका का निर्माण होता है, अगर ये कलिका हट के यहाँ से अलग होती है और एक नए कवक का निर्माण करेगी तो वह मुकुलन विधि कहलाएगी। मुकुल से आशय कलिका ही होता है। दूसरा प्रकार अलैंगिक प्रकार होता है। अलैंगिक प्रकार के अंदर जिसे हम कोनिडिया कहते हैं, एक विशेष प्रकार के बीजाणु का निर्माण होता है, उसके द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो संपन्न होता है। तीसरा प्रकार होता है लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन किस प्रकार से संपन्न होता है? तो लैंगिक जनन के अंदर विशेष प्रकार के बीजाणु का निर्माण होता है जिसे oospore, एस्कस बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु कहते हैं। ये 3 प्रकार के लैंगिक जनन के अंदर बीजाणु का निर्माण होता है। ये बीजाणु जो होते हैं वो अलग अलग कक्षाओं के अनुसार बने होते हैं। जो एस्कोमाइसिटीज होती है उसके अंदर एस्कस बीजाणु, oomaइसिटीज होती है उसके अंदर oospore। प्रत्येक अलग कक्षा के अनुसार, अलग वर्ग के अनुसार ये बीजाणु जो होते हैं वो निर्मित होते हैं। लैंगिक जनन के अंदर ये बीजाणु जो होते हैं एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार अगर ये इसका बीजाणु है, इस बीजाणु के चारों ओर एक संरचना का निर्माण करते हैं और यह संरचना जो होती है वह फलनकाय कहलाती है। बीजाणु के चारों ओर एक संरचना बनेगी और यह इसके शरीर का निर्माण करती है और इसे हम फलनकाय कहते हैं। लैंगिक जनन के अंदर 3 चरण होते हैं। पहला प्लाज्मोगेमी होता है, दूसरा केंद्रक संलयन होता है और तीसरा मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसका अर्थ ये होता है कि लैंगिक जनन के अंदर 2 भाग लेते हैं, पहला नर और दूसरा
मादा के रूप में कार्य करता है, मेल और फीमेल गैमेट के रूप जो बनाता है उसका कार्य करेगा। इसके अंदर दो कोशिकाएं जो होती है वह पास पास में आती है, ये पहली कोशिका और ये दूसरी कोशिका। जो प्लाज्मोगेमी होता है उसके अंदर ये दोनों कोशिकाओं की भित्ति जो होती है वह आपस में मिलती है, उनके अंदर जुड़ाव होता है। इनमें जुड़ाव होने से इस कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, इस कोशिका का जीव द्रव्य इस कोशिका के जीव द्रव्य में और इस कोशिका का जीव द्रव्य इस कोशिका के जीव द्रव्य से मिल जाता है। इसका अर्थ यह है कि पहला जो हमारी अभिक्रिया होती है प्लाज्मोगेमी, इसके अंदर दोनों जो युग्मक होते हैं, ये पहला युग्मक है, हमारी पहली कोशिका है, और ये दूसरा युग्मक है जो दूसरी कोशिका है, इनकी प्रोटोप्लाज्म का अर्थ जीव द्रव्य होता है। तो दोनों जीव द्रव्यों का इसके अंदर संलयन हो जाता है। तो पहला जो प्लाज्मोगेमी प्रोसेस होता है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म का संलयन या फिर जीव द्रव्य का संलयन होता है। दूसरी प्रक्रिया, ये संलयन के पश्चात में दोनों नर युग्मक इस तरह से दोनों जो युग्मक होते हैं वो इस तरह से बन जाते हैं। अब इसमें ये पहली कोशिका का केंद्रक है, ये दूसरी कोशिका का केंद्रक है। इन दोनों कोशिकाओं का जीव द्रव्य जो है वो संलयन हो चुका है। इसके पश्चात जो पहली प्रक्रिया हो चुकी है उसके बाद में दूसरी प्रक्रिया जो केंद्रक संलयन होती है वो संपन्न होती है। केंद्रक संलयन की प्रक्रिया के अंदर ये दोनों जो केंद्रक होते हैं, इन दोनों केंद्रकों का संलयन संपन्न होता है। दोनों केंद्रकों का संलयन संपन्न होने के बाद में दोनों युग्मकों से सिर्फ एक ही कोशिका बनती है और दोनों युग्मक जो होते हैं वह एक ही कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। इस तरह से ये पहली कोशिका का केंद्रक और ये दूसरी कोशिका का केंद्रक उपस्थित होता है। कुछ कवक के अंदर इसी अवस्था के अंदर रहता है। यह अवस्था जो होती है वह द्विकेंद्र की अवस्था कहलाती है। द्विकेंद्र की अवस्था से आशय होता है कि कोशिका तो एक होती है और उसके अंदर केंद्रक जो होते हैं वो दो उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से द्विकेंद्र की अवस्था जो होती है वह कुछ कवकों के अंदर बनती है। तीसरी प्रक्रिया जो होती है वह केंद्रक संलयन के बाद की कौन सी होगी? तो तीसरी अवस्था जो होती है वह मियोसिस होती है। मियोसिस से आशय होता है कि अर्धसूत्री विभाजन। जैसे ये कोशिका बन गई है, इसकी कोशिका के केंद्रक दोनों में संलयन हो चुका है उसके अंदर, और संलयन होने के बाद में ये कोशिका जो होती है वह 2n बन जाती है। 2n कोशिका बनने के बाद में इस कोशिका में मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने से अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है। ये अगुणित बीजाणु बनेंगे, ये पहला बीजाणु बनेगा इधर और ये दूसरा बीजाणु बनेगा। इन दोनों बीजाणुओं से नए कवक का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इन 3 चरणों के अंदर, पहले के अंदर प्रोटोप्लाज्म का संलयन होगा, दूसरे के अंदर 2 केंद्रकों का संलयन होगा और तीसरे के अंदर मियोसिस, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, वह संपन्न होता है। और इस प्रकार से अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये दोनों बीजाणु अलग होकर के 2 नए कवकों का निर्माण कर देते हैं। कुछ जो कवक होते हैं उनके अंदर 2 कोशिकाओं के संलयन के पश्चात एक अगुणित कोशिका बन जाती है और कुछ कवकों के अंदर n+n की अवस्था पाई जाती है। इसका अर्थ होता है कि द्विकेंद्र की अवस्था रहती है जिसमें एक कोशिका में 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं और यह परिस्थिति केंद्रक युग्म कहलाती है और इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्र की अवस्था कहा जाता है। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। इस कोशिका के बनने के बाद में जो कोशिका होती है, जो बीजाणु होता है, उसके बाद में एक फलनकाय का निर्माण होता है। ये फलनकाय लैंगिक जनन के बाद में बनता है। इसके अंदर विभाजन होता है और अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये अगुणित बीजाणु नए कवक जाल को बनाएंगे। ये अगुणित बीजाणु जो होंगे ये नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज कवक के विशेष लक्षणों के बारे में पढ़ा। कवक के अंदर कौन कौन से कवक होते हैं जो एक कोशिक होते हैं, कौन से बहुकोशिक होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। वो किस जगह पर पाए जाते हैं, मृतजीवी, परजीवी, लाइकेन क्या होता है, कवक मूल क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया आज। लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, इसमें 3 अवस्थाएं प्लाज्मोगेमी, केंद्रक संलयन और मियोसिस होता है। इन सभी के बारे में आज हमने अध्ययन किया।